हाँ जी बच्चों, तो आज जो हम सीखने वाले हैं उसे हम कहेंगे क्या, फॉर्म वैलिडेशन। तो मैं अपनी फाइल का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ सर जी HTML, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, HTML फॉर्म वैलिडेशन डॉट HTML। अब ये कोड थोड़ा लंबा होने वाला है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि कोड क्या होगा, थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है। थोड़ा लंबा थोड़ा लेंथी है सर। लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इसमें काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ओके अंदर सर। जो है HTML का वर्क करूँगा। किसका वर्क करूँगा? HTML का। HTML का वर्क करूँगा, जिसको आपको यहाँ पे समझना है कि ये वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। तो भाई यस सबसे सर। पहले हम आते हैं अपनी फाइल को अंदर, HTML का कोड लिखेंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML फॉर्म वैलिडेशन और यहाँ लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। अब इसमें हमें HTML भी यूज़ करना है, CSS यूज़ करना है और जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। इस प्रोग्राम की खासियत ये होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम वो समझते हैं। सबसे पहले हम HTML में आते हैं और यहाँ लिखेंगे खास टैग जिसका नाम है फॉर्म टैग। कौन सा टैग? फॉर्म, फॉर्म टैग। FORM, फॉर्म टैग। अब इस टैग में आने के बाद आपका अगला काम क्या है कि आपको इस फॉर्म के अंदर इसके एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट, यानी आपको इस फॉर्म का नाम बताना है। तो आप इस फॉर्म का नाम दे दीजिए लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये मैंने इसका नाम दे दिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर है ना ऑन क्लिक वगैरह आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फॉर्म के लिए यहाँ पे एक वो होता है इवेंट हैंडलर, जिसे हम कहते हैं ऑन सबमिट। क्या बोलते हैं? ऑन सबमिट। क्योंकि ये जो ऑन सबमिट नाम का इवेंट है, ये बटन पे नहीं लगाया जाता है, फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर बेटे? फॉर्म फॉर्म के के अंदर। अंदर। तो फॉर्म टैग के अंदर आप लिखेंगे ऑन सबमिट और यहाँ पे अभी हम फंक्शन का नाम देंगे। फिलहाल यहाँ पे बाकी और चीज़ें जो हमें लिखनी होती हैं वो मैं आपको बता दूँ। बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज़ें कुछ लिखनी है। एक लिखना है मेथड बराबर पोस्ट, और आप एक यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्शन। एक्शन। एक्शन नाम के एट्रीब्यूट को भी हम खाली छोड़ देंगे, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है जब हमें अपने इस HTML की फ़ाइल को सर्वर से कनेक्ट करना हो, सर्वर के पेज से जोड़ना हो कि सर्वर पे हमारी एक फ़ाइल है, एक पेज है, हम वो डाटा हम यहाँ से HTML के पेज से वो डेटा सर्वर पे पहुँचाना चाहते हैं अपनी सर्वर की फ़ाइल को। तो उस फाइल का नाम कहाँ पे दिया जाता है? एक्शन। एक्शन में दिया जाता है। लेकिन हमारे पास अभी कोई सर्वर की फाइल है नहीं, हमारे पास अभी कोई सर्वर है नहीं, तो हम इस पोर्शन को क्या छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। और मेथड जो होता है वो ये बताने के लिए होता है आपकी इंफॉर्मेशन फॉर्म से सर्वर पे जाएगी कैसे। तो यहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू का नाम होता है पोस्ट और दूसरी वैल्यू का जो नाम होता है वो होता है गेट। तो आमतौर पे आज की डेट में जो तरीका यूज़ किया जाता है मेथड के अंदर वो होता है पोस्ट का तरीका। इससे कहा जाता है कि जब आप ये तरीका यूज़ करते हो, इससे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड होती है वो सिक्योर वे में होती है, वो हिडन वे में होती है। यानी जब आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से सर्वर पे जाएगी तो गायब होके, इनविजिबल होके छुप कर जाएगी। इस तरह कह सकते हैं आप कि गायब होकर छुप कर इनविजिबल होकर जा रही है, कि आपका दिया हुआ नाम, आपके दिया गया पासवर्ड वो नज़र नहीं आ रहा पेज से जाता हुआ, बट वो जा रहा है। किस मेथड की वजह से? पोस्ट मेथड की वजह से। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले हमें देना है फॉर्म टैग, और फिर फॉर्म की टैग की अपनी पहचान क्या होगी कि हमने इसके अंदर दिया है नेम, और नेम के अंदर हमने क्या पास कर दिया, इसका नाम, कॉन्टैक्ट फॉर्म। फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन सबमिट नाम का इवेंट। कौन सा इवेंट? ऑन सबमिट। ऑन सबमिट नाम का इवेंट यूज़ कर रहे हैं हम सभी लोग, और ऑन सबमिट के अंदर हमें क्या करना है, हमें फंक्शन का नाम देना है। अभी क्योंकि मैंने कोई फंक्शन बनाया नहीं तो मैं कोई नाम नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेट मी क्लियर। मैंने कोई फंक्शन बनाया नहीं तो मैं इसमें कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होता है मेथड नाम का, और मेथड के अंदर अक्सर जो वैल्यू होगी बच्चे वो क्या होगी, पोस्ट। वो होगी पोस्ट, ठीक है। और एक्शन नाम का एट्रीब्यूट तभी यूज़ करना है आपको जब आप अपने इस पेज के डेटा को, जैसे जो भी आपने बॉक्स में नाम लिखा होगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड लिखा होगा, हॉबी सिलेक्ट की होगी, जेंडर सिलेक्ट, अगर आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को सर्वर के ऊपर, जो भी आपका सर्वर है इंटरनेट के ऊपर, उस पर पहुँचाना चाहते हो तो उसकी लोकेशन आपको कहाँ पे देनी होती है, एक्शन। तो एक्शन इस पर्पज़ के लिए होता है कि भाई मैं तुम्हें डेटा दे रहा हूँ, सर्वर लो, ज़रा इस डेटा को लो और काम करो आगे। आप इस तरह समझ लो कि जैसे फेसबुक का लॉगिन पेज है, यूज़र ने लॉगिन पेज पे डेटा डाला, यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक करा। अब वो लॉगिन
आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो आगे डिलीवर्ड होगा सर्वर पे, तो उस पेज का नाम कहाँ पे दिया गया होता है, वो एक्शन में दिया गया होता है। तो जो भी एक्शन में पेज का नाम दोगे, सर्वर के पेज का नाम, उस पेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड हो जाएगी। बट अभी हमारे पास कोई सर्वर नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और प्लीज़ बेटे ऑडियो म्यूट करके रखो। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेडिंग पास कर देते हैं S2 के अंदर, और इसका नाम हम कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, मर्जी आपकी, आप क्या देना चाहते हो। चलो इसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म एक हेडिंग दे दी मैंने। अब मैं यहाँ पे जो काम करूँगा बच्चे, वो काम मैं यहाँ पे करूँगा डिव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? डिव की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे डिव बनाऊँगा, डिव सेक्शन। और इस डिव के अंदर, क्योंकि मैं इसलिए डिव यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि CSS यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा लेबल। शायद अभी तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं फॉर्म टैग के अंदर काम कर रहा हूँ। और फॉर्म टैग के अंदर अपने काम को सही तरीके से करने के लिए लेबल यूज़ करो। इससे होगा क्या, ज़रा मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ। लेबल जब आप यूज़ करते हो तो लेबल से सिंपली आपका ये डेटा एज इट इज़ लिखा होता है, जैसे आपने नॉर्मली लिखा होता है। लेकिन लेबल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा काम किसके अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है हमारा काम? हमारा काम फॉर्म टैग के अंदर हो रहा है। तो हम जो भी मैसेज लाइन लिखते हैं वो लेबल के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? लेबल। और अब यहाँ पे लेबल, और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट टाइप, और यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट। और इसका नाम क्या रख देते हैं? इसका नाम हम रख देते हैं नेम ही रख देते हैं। चलिए फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे एक और डिव यूज़ करेंगे, डिव, यानी डिव के अंदर एक और डिव यूज़ हो रहा है, सेकंड डिव। और इस डिव के अंदर हमारा काम क्या होगा, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, क्योंकि हम CSS के लिए इसमें काम करेंगे। CSS के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। अब आप एक काम करो, क्या करो, यहाँ पे अब आप सेकंड डिव बनाओ। क्या बनाओगे? सेकंड डिव। यानी एक डिव आपने केवल किस पर्पज़ के लिए बनाया है? फुल नेम वाले बॉक्स के लिए। अब दूसरा डिव आप किस लिए बनाओगे? ईमेल एड्रेस के लिए। किसके लिए? ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे डिव लिखा आपने, डिव के अंदर आपने लेबल दिया, और लेबल में क्या लिख दिया? ईमेल एड्रेस। और फिर यहाँ पर आए और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इनपुट बॉक्स बनाओगे। इनपुट टाइप बराबर क्या? टेक्स्ट। ईमेल। और टेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप लिख दो ईमेल। क्या लिख देंगे? ईमेल। फिर डिव लिखेंगे, और डिव के बाद इस डिव को भी खाली छोड़ देंगे। चलिए ये भी काम हो गया हमारा। अब तीसरा बॉक्स, तीसरा डिव बनाएंगे हम। आप सोच रहे होगे कि सलमान सर तो यार ये डिव पे डिव बनाया जा रहा है, लेकिन भाई काम अगर आपको अच्छे से करके दिखाना है तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा डिव बनाया, तीसरे डिव के अंदर हमारा काम क्या होगा, हम यहाँ पे लेंगे मोबाइल नंबर यूज़र से। तो यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हम इसका नाम क्या कर देंगे, मोबाइल। और हम मोबाइल के अंदर एक और एट्रीब्यूट करेंगे इनपुट टाइप के अंदर, मैक्स लेंथ नाम का। कौन सा? मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ नाम का एट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पे दे देंगे 10। इस 10 को देने का मतलब ये है कि यूज़र इसमें 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर्स टाइप नहीं कर सकता। कितने? 10 से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन नंबर जितने भी होते हैं 10 डिजिट के अंदर होते हैं। यस सर। 11 तो नहीं होते। नो। तो फिर हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। अब ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, एक चौथा और डिव बनाना है। और इस डिव के अंदर भी क्या करना है भाई आपको, इस डिव के अंदर अब आपको बनाना है एक लेबल जिसका नाम होगा कंट्री। कौन सा? कंट्री। कंट्री। और यहाँ पे आप बनाओगे सिलेक्ट एट्रीब्यूट यूज़ करोगे एक लिस्ट बनाने के लिए। याद होगा आपको ये सिलेक्ट। यस सर। और सिलेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम एक इसका नाम देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं भाई? कंट्री। यानी सिलेक्ट का भी एक नाम दे दिया कंट्री। और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन। और पहला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? पहला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है सिलेक्ट। फिर दूसरा ऑप्शन बनाइए। अब दूसरे ऑप्शन में क्या लिख दीजिए, दूसरे ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ इंडिया। तीसरे ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेरिका। चौथे ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। हालांकि वैसे ऑर्डर में लिखना होता है ना हमेशा, लेकिन मैं इंडिया को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रशिया,
और यहाँ पे जापान, यहाँ पे आप कर दीजिए पाकिस्तान। चलिए ठीक है भाई, हमने कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद भी हमें फिर एक डिव और बनाना है, यानी जितने भी डिव बनेंगे उनमें एक सेकंड डिव ज़रूर बनेगा। और ये सेकंड डिव हमारा कब काम आएगा, जब हमारी जब हमारा यूज़र कोई गलती करेगा, यानी अगर हमारे यूज़र ने ईमेल एड्रेस नहीं डाला होगा तो इस डिव की मदद से हम उसे शो करेंगे। अगर हमारे यूज़र ने कंट्री सेलेक्ट नहीं की होगी तो इन डिव की मदद से हम बताएंगे भाई कंट्री सेलेक्ट करो, नाम सेलेक्ट करो, ये करो, वो करो। यानी ये एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिव बनाए गए। क्या करने के लिए? आपकी आने वाली जो एरर्स हो सकती हैं उन एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस डिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। गॉट इट? यस सर। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे डिव बना दिया है और डिव के बाद अब हम यहाँ पे फिर से एक और नया डिव बनाएंगे और इस डिव के अंदर क्या काम होगा भाई, इस डिव के अंदर हम बनाएंगे रेडियो बटन के लिए LABL लेबल और यहाँ पे लिख देंगे जेंडर। क्या लिख देंगे? जेंडर। और फिर हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और इस डिव के अंदर हम आकर क्या करेंगे, इस डिव के अंदर आकर हम लिखेंगे यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या 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 क्या, यहाँ लिख दीजिए आप इनपुट टाइप। ज़रा कोई कनेक्ट हुआ है भाई, ज़रा देख लूँ कौन नाले कनेक्ट हुआ है इस समय। अल्लाह, हाँ जी, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, इनपुट टाइप में लूँगा रेडियो और रेडियो का नाम जो मैं यहाँ लिख दूँगा वो लिख दूँगा क्या, जेंडर। और पहले रेडियो बटन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू मेल। और बाहर जो यूज़र को नज़र आएगा वो क्या होगा, मेल। मेल। अच्छा, इसको भी आप करो किसके अंदर, पूरे इनपुट को लेवल। लेवल के अंदर ही करोगे। हाँ, पूरे इनपुट को लेवल के अंदर ही करोगे। मेक श्योर। कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कीजिए और पेस्ट करके अब इस वाले का नाम क्या कर दीजिए आप, फीमेल, और इसकी वैल्यू भी आप क्या कर दीजिए यहाँ पे, फीमेल। बाकी सब कुछ एज इट इज़। और इसके बाद भी इसकी एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, एक डिव बना के हम छोड़ देंगे। अभी हमें CSS का काम करना है, लेकिन पहले मैं आपको डिव का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले मैं आपको HTML का पार्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे एक डिव बनेगा, इस डिव का क्या पर्पज़ होगा वो भी जान लेते हैं। ये डिव हम बना रहे हैं यूज़र की हॉबीज़ के लिए। किसके लिए? तो यूजर की हॉबीज के लिए। हॉबीज़, और हॉबीज़ के बाद हम यहाँ पे आई टैग यूज़ करेंगे। कौन सा टैग? आई टैग। इटैलिक के लिए। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑप्शनल। क्या लिख देंगे, ऑप्शनल। यानी हॉबीज सेलेक्ट करना उसके लिए क्या चॉइस का काम है, तो इसलिए हमने आई टैग के अंदर क्या लिख दिया, ऑप्शनल। यानी यूज़र को जब पेज पे ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी तो यूज़र को ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आएगा टेलीफॉर्म में कि ऑप्शनल है ये। देन इसके बाद आगे आते हैं और यहाँ पर आके आप क्या करोगे, यहाँ पर आके एक डिव बनाओगे, सॉरी div डिव। और अब आप इस डिव के अंदर भी क्या करोगे, एक लेबल बनाओगे पहले, ये लेबल। और लेबल के अंदर आप क्या लिखोगे, लेबल के बाद लेबल के बीच में जो है, लेबल्स के बीच में जो है ओपनिंग और उसके आप लिखोगे इनपुट टाइप बराबर क्या, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स। और इनका नेम क्या रख सकते हैं हम, इनका नेम हम रख देंगे यहाँ पे क्या, हॉबीज। क्या रख देते हैं, हॉबीज। इनका नेम हम यहाँ पे रख देते हैं हॉबीज। और इनकी वैल्यू अब देंगे हम यहाँ पे, तो भाई वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आप दे दो स्पोर्ट्स, तो बाहर भी लिख दो स्पोर्ट्स। फिर इसको कॉपी करो आप पूरे को, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और कुछ हॉबीज़ बना दो आप, जो आपको लगता है कि आपकी नज़र में वो हॉबीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी की हॉबी है मूवीज़ वॉच, मूवीज़, यानी वो मूवीज़ देखने का बहुत शौकीन है, मूवीज़। या डांसिंग, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे डांसिंग।
या फिर यहाँ पे लिख देंगे हम म्यूज़िक, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, म्यूज़िक। चलो जी, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर इसमें भी अच्छा हाँ, ये तो ऑप्शनल है तो इसमें तो हम डिव का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि यूज़र की मर्ज़ी है कि वो चूज़ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते। तो इसके बाद हमारा अगला काम क्या है, इस डिव के बाद अब हम एक लास्ट डिव बनाएंगे बस। तो बहुत सारा डिव बना चुका हूँ, लेकिन ये लास्ट डिव बनेगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चे, इसके अंदर हमें एक इनपुट बटन बनाना है। लेकिन इस बार देखो आप क्या लिखोगे, इस बार आप ये नहीं लिखोगे इनपुट टाइप बराबर बटन। जब आप फॉर्म टैग के अंदर किसी बटन को बनाते हो, लिसन एवरीवन, जब आप फॉर्म टैग के अंदर किसी भी बटन को क्रिएट करते हो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे उसका टाइप क्या होता है, सबमिट। फॉर्म के लिए कौन सा बटन यूज किया था, सबमिट। और इस सबमिट की वैल्यू जो आप देना चाहो वो दे सकते हो। आप सबमिट ही लिख सकते हो, क्लिक लिख सकते हो, हिट में लिख सकते हो, ट्राई में लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ऑन क्लिक नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा बच्चों, ऑन क्लिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म टैग के अंदर, किसमें, फॉर्म टैग के अंदर ही हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इवेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, ऑन सबमिट। यानी अगर बटन पे क्लिक हुआ ना तो इस फॉर्म के अंदर जितनी भी इनपुट टाइप है उन सबका डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा, उन सबके डेटा पे काम किया जाएगा। तो हमने क्या करा है अभी, हमने बस यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप बराबर ये वगैरह वगैरह, इस तरह की हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी है। और ये लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखा है टाइप बराबर सबमिट। टाइप से बराबर सबमिट आपको तभी लिखना जब आप फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बिना फॉर्म के काम कर रहे हो तो आप सीधा यहाँ पे लिख दो क्लिक, ओ बटन। क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे बटन लिख सकते हो। ओके, ये वाली बात क्लियर होगी सबको। यस सर। कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना, कैसे नहीं करना। यस सर। देन इसके बाद अब जरा आप अपना अब पहले तो आप अपना HTML का पेज देखो कि कैसा नजर आ रहा है। मैं आपको आपका HTML पेज दिखा देता हूँ। अभी बेसिकली मेरा HTML पेज बहुत सिंपल सा, बहुत ऑकवर्ड सा नज़र आ रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है बस किसी ने बस सारी चीज़ें ला के रख दी गई हैं, कोई ख़ास लुक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने इसमें CSS अप्लाई नहीं करा। क्या नहीं करा है, CSS अप्लाई नहीं करा। बिल्कुल ठीक। अब हम इसमें CSS भी अप्लाई करेंगे। तो अगला नेक्स्ट काम क्या हमारा इसमें, CSS इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा काम कर देता हूँ कि मैं आपको इसका HTML वर्जन आपको स्क्रीनशॉट के रूप में दे रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया है। ये तब होगा जब HTML में काम होगा। अब हम जानेंगे कि अगर हम इसमें CSS यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, CSS में यूज़ करते हैं, तो CSS में काम कैसे करता है वो देख लेते हैं हम कि CSS इसमें अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो बच्चों ये जो डिव है ना, डिव, ये जो डिव हमने बनाए थे, अब इन डिव का काम हमें पता लगेगा। अब इन डिव का काम हमें पता लगेगा कि ये डिव कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके सर। तो भाई सबसे पहले अब आप एक काम करोगे, सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप एक काम करो, जितने भी आपने मेन डिव बनाए हैं, जैसे ये मेन डिव है आपका, फुल नेम का, ये मेन डिव है आपका किसका, ईमेल का, या फिर ये मेन डिव है आपका किसका, मोबाइल नंबर का। इन सभी के अंदर क्लास क्रिएट करो। क्या करोगे, क्लास क्रिएट। इन सभी में एक क्लास क्रिएट की जाएगी जिसका नाम होगा मेरी नज़र में रो, ROW रो। तो मैं पहले वाले डिव में आता हूँ और पहले वाले डिव में आके क्लास लिखूंगा जिसका नाम मैं आगे अभी मैं क्लास बनाऊंगा HTML की, CSS की, रो। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ भी पेस्ट कीजिए, इसको आप यहाँ भी पेस्ट कीजिए। मतलब जितने भी मेन डिव्स हैं ना, जितने भी आपके मेन डिव्स हैं सभी में पेस्ट कर दीजिए। रोज, और इसे भी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, रोज, जेंडर वाले में भी और हॉबीज़ वाले में भी। बस सिर्फ सबसे लास्ट वाले में, हाँ सबसे लास्ट वाले में भी आप पेस्ट कर लीजिए इसे, रो। जितने भी मेन डिव, अब देखिए सब में मैंने मेन डिव में रोज वो कर दिया जनरेट। यस सर। अब मुझे आना है CSS में। कहाँ आना है, CSS में। तो CSS में आने के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, स्टाइल।
अब CSS में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ करूँगा। कौन सा? बॉडी एलिमेंट। बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले तो भाई बताऊँगा कि मेरे पेज के अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसकी जो हाइट विड्थ होगी वो होगी इतने पिक्सल, सॉरी उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो इतने पिक्सल होगा। और जो उसका बैकग्राउंड होगा, एक कलर दे देते हैं, एक कलर कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रैंडमली, लाइक F9 करके मैंने एक कोड डाल दिया। फिर मैं बताऊंगा कि भाई जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि कौन सा फ़ॉन्ट आपके पेज पे रिप्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पर आइए। अब यहाँ पे आपको जो फ़ॉन्ट्स के नाम देने बेटे वो कैसे देने वो समझ लीजिए आप लोग। आपको देने हैं सेजियो सेजियो UI, ये एक फ़ॉन्ट का नाम है। दूसरे फ़ॉन्ट का नाम है हेल्वेटिका। अब ये आप मुझसे पूछो कि ये ऐसे नाम और इतने नाम क्यों हैं, तो भाई आमतौर पे स्टैंडर्ड ये होता है कि आपको इतने नाम देने होते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का ब्राउज़र किसी फ़ोन को सपोर्ट करे, किसी का ब्राउज़र किसी फ़ोन को सपोर्ट करे, तो आपने एक सीक्वेंस बना दिया है कि भाई अगर किसी के ब्राउज़र में ये सपोर्ट कर जाए तो ये कर जाए, वो सपोर्ट कर जाए तो वो कर जाए, तीसरा ना करे तो चौथा कर जाए। इस तरह से आपने अपने फ़ोन्स के क्या कर दिए, यहाँ पे नाम दे दिए। और अगर आपको ये नाम जानने तो आप नोटपैड में जाओ, नोटपैड में जाके फ़ोन पे क्लिक करो और जान सकते हो। तो फिलहाल मैं इतना करता हूँ और मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ ये देखने के लिए कि क्या मेरे पेज में किसी तरह का कोई बदलाव आया या नहीं आया। तो नॉमिनल चेंज हुआ है, साइज़ बदला है, थोड़ा सा फ़ोन का लुक चेंज हुआ। आपको अभी ख़ास पता नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको पहली तस्वीर भेज दी थी एक। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको अगला काम क्या करना है, जो आपने H2 नाम की हेडिंग बनाई है। कौन सी हेडिंग? H2 इसको आप सेंटर में करो। क्या करो? टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसको ही नीचे आप अंडरलाइन दो। तो कैसे दोगे अंडरलाइन? टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। ये तो याद ही है सबको। यस सर, देखते हैं सेंटर आ गया, अंडरलाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगला काम हमारा ये है कि हमने जो फॉर्म टैग बनाया है, फॉर्म टैग, उस फॉर्म टैग के अंदर भी कुछ हमें चेंजेस करनी है। तो फॉर्म टैग में आते हैं। सबसे पहले तो मेरे फॉर्म की जो विड्थ होगी, क्या होगी? विथ वो होगी 300 पिक्सल। मेरे फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा ये। और मेरे फॉर्म के अंदर हर एक चीज़ की जो पैडिंग होगी, बेटे ये कौन सीटी बजा रहा है, कौन ऐसे इंसान है जिन्हें सीटी बजाने में बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या कुछ चेंजेस आए? यस सर, मैं इसमें अब चेंजेस करता जा रहा हूँ, वो चेंजेस आप देखते रहिए। मैं इसमें बॉर्डर भी दे रहा हूँ, मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर कलर डाल दिया। देखते हैं भाई अब क्या चेंज आया। एक बॉर्डर जनरेट हो गया यहाँ पे। यस सर, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे दूंगा मार्जिन 50 पिक्सल टॉप से और बॉटम से, और यहाँ दे दूँगा ऑटो। और ये ऑटो आमतौर पे क्या करता है, ये सेंटर में करने का काम करेगा। करते हैं रिफ्रेश। तो अगर मैं इसे 100% कर दूं तो 100% करने पे मेरा पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है राइट नाउ। ठीक है, यस सर, अगर मैं इसे 100% कर दूं तो मेरा पेज राइट नाउ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा इसका जूमिंग साइज़ बढ़ा रखा है। तो ये भी काम कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं अपने बॉर्डर्स के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहता हूँ, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पे राउंड करने के लिए मैं इसकी एक वैल्यू दे दूँगा 5 पिक्सल 10 पिक्सल। तो कॉर्नर्स के राउंड हो जाएंगे यहाँ से। आप जूम करके देखोगे तो आपको पता यस लगेगा सर, कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प थे, अब क्या हो चुके हैं, बैंड हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म का आपने काम कर लिया। अच्छा, आपने लेबल टैग यूज़ करा है? नो सर, आपने लेबल टैग यूज़ नहीं करा? हाँ सही, तो वही तो कह रहा हूँ भाई, और क्या कह रहा हूँ। तो लेबल टैग के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जितने भी आपने लेबल टैग्स में लिखा है, क्या ईमेल एड्रेस, फुल नेम, हम उसके कलर्स को भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके कलर में रैंडम कलर डाल देता हूँ मैं। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है
उसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं पूरे पेज के अकॉर्डिंग जो है बढ़ाना चाहता हूँ या बेहतर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ 80 पिक्सल। अब ज़रा देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये मेरा पेज का एक्चुअल साइज़ है, ये मेरे पेज का एक्चुअल साइज़ है। मैं यहाँ पर आके ज़रा सा रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद उसके अंदर कलर चेंज हो चुका है, कलर डिम हो चुका है, जो मौजूदा sir. प्रेजेंट साइज़ था वो थोड़ा Yes, छोटा हो sir. चुका है, Yes, sir. वो थोड़ा छोटा हो चुका है प्रेजेंट साइज़ से। कौन से प्रेजेंट साइज़ से? जो बॉडी के अंदर दिया था। बॉडी के अंदर आपने अगर 16 पिक्सल दिया था तो 16 पिक्सल का कितना हो चुका है? 80 पिक्सल। कितना हो चुका है? 80 पिक्सल। 80 पिक्सल हो चुका है। अगर मैं इसे 100% कर दूँ सर, 100% 80% है। वापस 16 पिक्सल हो जाएगा, ये वापस से ही क्या हो जाएगा? 16 पिक्सल। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या आपने लेबल टैग के अंदर कोई आई टैग दिया है? यस सर। क्या आपने किसी लेबल टैग में आई टैग दिया था? आई टैग यस सर दिया था। आई थिंक मेरे दिया ख्याल था। से हॉबीज वाले ऑप्शन, हॉबीज वाले में दिया है ऑप्शनल के लिए। यस सर ऑप्शनल। हाँ सर, वो भी में ही है। तो उसका भी आप क्या कर दो, कलर उसका भी आप जो है सॉरी मैंने शायद लेबल का कलर चेंज है। लेबल का नहीं करूँगा यार चेंज, लेबल में तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डिस्प्ले नाम की, और डिस्प्ले में लिखूँगा ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक लिखने का मतलब क्या होगा? डिस्प्ले ब्लॉक लिखने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक इक्वल लाइनिंग में आ जाएंगे, उनके बीच में विड्थ और मार्जिन सारी चीज़ें सेट हो पाएंगी। अब ज़रा देखो, मैं तुम्हें फिर से 100% कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो ब्लॉक करने से क्या हुआ? सारी सीधे एक एक लाइन के अंदर क्या एक आ लाइन गई में। हैं? आ गई हैं और सबने एक इक्वल समान साइज ले लिया है। फिर यहाँ पे यूज़ करना था मुझे कलर, मैंने गलत जगह यूज़ कर लिया था पहले। अब यहाँ पे मैं कलर यूज़ करता हूँ, तो ऑप्शनल का जो कलर है, ऑप्शनल का जो कलर है अभी ब्लैक आ रहा है, वो Yes, थोड़ा sir. ग्रे Yes, कलर sir. में, डिम कलर में शो हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो भाई ये Yes, सजावट, sir. ये सजावट वाली बातें हैं। दूसरी चीज़, इसका साइज मुझे छोटा करना था, मैंने गलती कर दी। फिर से यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे यूज़ करना था आपको क्या? यहाँ पे आपको यूज़ करना है मार्जिन। बड़े ऑडियो म्यूट करें, लेबल में बॉटम 5 हिस्से। Bottom. भाई कोई ऑडियो म्यूट नहीं कर रहा है क्या? रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस आ गए। ये छोटे से चेंजेस हैं कि बॉटम से हमने ऊपर नीचे सभी एलिमेंट्स के बीच में और मार्जिन दे दिया। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में एक मार्जिन हमने क्रिएट कर दिया। फिर इसके बाद अब HTML का काम सारा हो चुका है, CSS के ऊपर चल रहे हैं, और CSS से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हर चीज़ को बेहतर बनाने की। क्या करने की? तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जितनी भी जगहों पे इनपुट टैग और सिलेक्ट टैग दिया गया है उसके अंदर CSS द्वारा क्या किए जाए? चेंजेस की जाए। क्या की जाए CSS द्वारा? हेलो, आवाज़ आ रही बेटे आपको? हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, CSS के द्वारा इसके अंदर क्या की जाए? कुछ चेंजेस की जाए। बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ पर आएंगे अब, और चेंजेस किस तरह की करेंगे भाई? सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे इनपुट टैग हैं उनमें मैं एक क्या देना चाहूँगा? कलर देना चाहूँगा बैकग्राउंड बॉर्डर का। तो देखो, अभी अगर आप मेरे HTML पेज को देखोगे तो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लिखी, सेव कर दिया है, और यहाँ पे इनका जो बैकग्राउंड का बॉर्डर कलर होता है वो बॉर्डर कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। वो बॉर्डर कलर थोड़ा डिफरेंट ग्रे कलर में आ चुका है। ये CCC आमतौर पे ग्रे कलर के लिए होता है। पैडिंग दूंगा यहाँ पे हर एक के बीच में, तो यहाँ पे दूंगा 8 पिक्सल, 10 पिक्सल और 4 पिक्सल। इसको देने का मतलब ये है कि टॉप से 8 पिक्सल पैडिंग होगी, और लेफ़्ट राइट से जो है ये 10 पिक्सल होगी, और बॉटम में 4 पिक्सल होगी। और मैं जितने भी मेरे वो हैं इनपुट टाइप है या जितने भी मेरे वो हैं उन सब के अंदर भी बॉर्डर रेडियस जो है मैं क्या करना चाहूँगा? राउंड करना चाहूँगा थोड़ा सा। यानी जो टेक्स्ट बॉक्स का जो कॉर्नर शेप्स हैं, यस, या जो मेरे
सिलेक्ट के कॉर्नर शेप से मैं उनके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो क्लिक करते हैं, ये थोड़े से क्या हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। अगर आप कॉर्नर्स के देखोगे तो उसके कॉर्नर शार्प नहीं आ रहे हैं, बल्कि कैसे आ रहे हैं, बैंड आ रहे हैं, बैंड आ रहे हैं बेटे यहाँ पे। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम था, ये 2-3 दे दी हैं, बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने। बॉर्डर रेडियस के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, इनपुट के लिए और सिलेक्शन जितने भी होंगे इनपुट्स के लिए डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और ब्लॉक प्रॉपर्टी के बाद अब मैं इसमें यहाँ पे दे पाऊँगा क्या, विड्थ। तो मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल। सेव करते हैं और ज़रा एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं भाई इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बॉक्स के अंदर सबने अपनी जगह को फैला लिया है, और कितना फैला लिया, जितना भी इन्हें आगे फर्दर क्या मिला, स्पेस मिला। तो पहले हमें डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा तभी विड्थ प्रॉपर्टी काम करेगी। अगर हम इसे डिस्प्ले ब्लॉक नहीं देंगे तो ये इनलाइन प्रॉपर्टी होगी अपना आप। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्प्ले की। और इनलाइन प्रॉपर्टी में विड्थ काम नहीं, इनलाइन प्रॉपर्टी में क्या नहीं काम करती, विड्थ काम नहीं करती। और फिर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा बॉक्स साइजिंग। क्या होगा, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का नाम है। और बॉक्स साइजिंग में आप लिख दो बॉर्डर बॉक्स। सेव करते हैं और सेव करके एक बार हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा ईमेल एड्रेस और नेम वाले जो है ना वो आगे की तरफ फैल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गए, सभी के बॉक्सेस के साइजेस क्या हो चुके हैं, एक समान हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। हाँ या ना, ये किसकी वजह से हुआ, ये बॉक्स साइजिंग की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ बेटे, तो बॉक्स साइजिंग ने ये काम करा। अगर मैं इसे अभी भी कमेंट कर दूं तो आप जानते हो कि क्या होगा, बट मैं अभी नहीं कर रहा इसे कमेंट। और अब मैं आता हूँ किस पे, कौन सी क्लास पे, जो हमने डिव के अंदर बनाई थी जिसका अभी तक नंबर नहीं आया। अब आगे इसका नंबर क्या है, रो के अंदर आप क्या करोगे, रो के अंदर आप पैडिंग दोगे, बॉटम पैडिंग दोगे कितनी, 10 पिक्सल। जैसे आपने यहाँ पे 10 पिक्सल पैडिंग दी, आप एक बार इसे ध्यान से देख लो अभी आपका पेज कैसा नज़र आ रहा है। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद एक मिनट, शायद मैंने सेव नहीं करा है, सेव कर देते हैं पैडिंग बॉटम। और पैडिंग बॉटम करने के बाद PAW, हाँ इसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, सभी एलिमेंट्स के बीच में और बॉटम जनरेट और पैडिंग जनरेट हो गई है और स्पेस जनरेट हो गया। तो पहले के कंपैरिजन में मेरा डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। फिर इसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम ये है भाई, जो तुमने वो बनाया ना सबमिट वाला बटन, उसके लिए भी काम करो। तो यहाँ क्या लिखो, केवल सबमिट पे काम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टाइप। अगर हम चाहते हैं सारे इनपुट पे काम हो तो सिर्फ इनपुट, लेकिन हम चाहते हैं कि इनपुट में भी सबमिट पे काम हो तो क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप बराबर डबल कोट्स में क्या, सबमिट। और अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन के लिए भी थोड़ा सा लुक फील का चेंजेस करना चाहूँगा। जैसे इसका साइज़ बदलना चाहूँगा, मैं इसका साइज़ नॉर्मल साइज़ से 10% बढ़ाना चाहूँगा। तो यहाँ लिख दूँगा 110%, क्योंकि नॉर्मल साइज़ होगा इसका 100%, उससे थोड़ा बढ़ाने के लिए। फिर इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टीज़ करूँगा फॉन्ट वेट। और फॉन्ट वेट क्या करेगा, बोल्ड करने का काम करेगा, डेटा को क्या करने का, बोल्ड करने का काम करता है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर भाई रैंडमली कोई भी कलर डाल दो, आप मर्जी है आपकी, लेकिन ढंग से डालना, कोई गलती मत करना। मुझे कलर्स की पहचान नहीं है, बस आप ये लिख दीजिए। बटन्स वगैरह के लिए आपको बैकग्राउंड कलर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड लिख दीजिए, इनफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखें बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर आप देना चाहते हैं केवल क्या, मैं अभी भी कोई रैंडम कलर डाल देता हूँ भाई, देख के सोच समझ के ही डालना, मेरी तरह मत डालना, लेकिन मैं तो ऐसे ही डाल देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉक्स शेडो। किस लिए, बॉक्स शेडो का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम,
क्योंकि हमें यहाँ पे बटन की क्या करनी है, एक शेडो जनरेट करनी है। क्या? तो 0 पिक्सल कभी मत लिखना, 0 पिक्सल लिखना हो तो 0 पिक्सल कभी मत लिखना, सिर्फ 0 लिखना। फिर ये तरीका है, फिर 3 पिक्सल, यानी पहली वैल्यू जो है वो है लेफ्ट के लिए, दूसरी वैल्यू है बॉटम के लिए, तीसरी वैल्यू जो है वो ब्लर के लिए होती है, और चौथी वैल्यू जो होती है वो कलर के लिए होती है। तो आप यहाँ पे एक कलर दे दीजिए। तो क्या होगा, बटन के नीचे जो है, बटन के नीचे जो 3 पिक्सल एरिया में एक शेडो जनरेट होगा, जो भी इस कोड की वैल्यू होगी, जो भी इस कोड का कलर होगा वो जनरेट। अब आई डोंट नो क्या कलर होगा, बस मैंने अंदाजन डाल दिया है। फिर यहाँ पे कलर देंगे, कलर प्रॉपर्टी, यानी टेक्स्ट का जो कलर होगा वो इससे चेंज हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मार्जिन टॉप। अब मैं सभी एलिमेंट्स के और बटन के बीच में क्या देना चाहता हूँ, मार्जिन देना चाहता हूँ 10 पिक्सल का ऊपर से। चलो इतना करते हैं, नीचे आते हैं, देखो आपका बटन कैसा नज़र आ रहा है, नॉर्मल HTML वाला। अब एक बार रिफ्रेश करो, हो गया चेंज। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 3D शेप है ये बटन का? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये 3D बटन है? क्योंकि इसकी जो शेडो है इसी कलर की है और नीचे की तरफ आ रही है। इससे ऐसा लुक आ रहा है जैसे किसी यूज़र ने क्या करो, एक 3D बटन इम्प्लीमेंट कराओ। कैसा बटन? अगर देखो मैं इसमें से ये शेडो वाली लाइन कमेंट कर दूं, मैंने शेडो वाली लाइन क्या कर दी, कमेंट कर दी, और मैं अब इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप रिफ्रेश कीजिएगा, अब देखो जो नीचे हल्की सी डार्कनेस आ रही थी ना ब्लू कलर की, वो डार्कनेस गायब गया। अब ऐसा लग रहा है किसी ने बनाया 2D बटन, यानी प्लेन बटन। और अगर मैं वापस से सही कर दूं, फिर रिफ्रेश कर दूं, तो अब ऐसा लग रहा है देखने वाले को कि ये यूज़र ने 3D बटन का लुक दिया। तो बच्चों ये छोटे छोटे से काम है, छोटे छोटे से, लेकिन बहुत हेल्पफुल काम है ये, अंडरस्टैंड। देन इसके बाद अब देखो मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, बटन पे जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो एरो ही बना हुआ है। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कर्सर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? आप यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दो पॉइंटर, रिफ्रेश करो और अब कर्सर लेके जाओ। अब बताओ एरो आ रहा है, क्या आ रहा है? हैंड का साइन आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसकी कर्सर प्रॉपर्टी चेंज कर दी, यानी जब भी कर्सर इस पे ले जाओगे CSS क्या करेगा, CSS एरो को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉइंटर शेप में, जो पॉइंट करेगा किसी चीज़ को वेब पेज पे। लेकिन ये चीज़ पे ही होगी, अगर आप कर्सर लेके जाओगे इस पे तो एरो ही बना हुआ आएगा, लेकिन सीधा बटन पे आती पॉइंटर बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चे। अब एक छोटा सा आपको और बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। CSS काम लंबा चौड़ा ज़रूर है, लेकिन ये काम बिना किए आप अच्छा फॉर्म तैयार नहीं कर सकते। तो इनपुट टाइप बराबर सबमिट लिखा आपने, और यहाँ पे कॉलन लगा के कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, होवर प्रॉपर्टी। अब होवर प्रॉपर्टी क्या करती है कि जैसे ही कर्सर इस पे ले जाया जाएगा तो मैं इसके कलर में चेंजेस करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा? आप कलर में कह लो, बैकग्राउंड में कर लो, चलो बैकग्राउंड में कर देते हैं यार, बैकग्राउंड लिखते हैं, और एक रैंडम कलर वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 6 डिजिट के अंदर। हाँ ये 6 डिजिट हैं भाई। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब एक बार हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे कर्सर इस बटन पे लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। कुछ फर्क नज़र आ रहा है आपको? अगर वो डार्क हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी जैसे यूज़र कर्सर इस पे लेके जा रहा है तो इसका कलर डार्क हो रहा है, थोड़ा डार्क। तो आपको कलर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी अगर आपको पता नहीं है तो, या फिर अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप यही वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। तो इसका कलर डार्क होगा कर्सर ले जाने पे, तो यूज़र को लगेगा कि लो यार मैं एरो लेके जा रहा हूँ तो एरो से कर्सर चेंज हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे बस एक छोटा सा काम करा है कि लिख दिया यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, इनपुट टाइप सबमिट, और CSS के यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया है, होवर, और हमने कलर प्रॉपर्टी डाल दी। इतना सा काम करा है हमने, बस केवल इतना सा काम। ओके।
अब दूसरा काम क्या करना है वो भी सुन लो आप लोग। दूसरा काम क्या करना है वो भी सुनो आप लोग। क्या आप लोगों ने नीचे कहीं और भी कोई लेबल या कोई डिव वगैरह बनाए, एक्स्ट्रा डिव्स, एरर्स वगैरह के लिए बनाए? तो बच्चे मुझे क्या करना है, ये जो मैंने डिव बनाए हैं इनमें भी कुछ बदलाव करने हैं, इनमें भी मुझे कुछ क्लासेस देनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? बिल्कुल, इनमें भी कोई क्लासेस देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, जितने भी आपने डिव बनाए ब्लैंक वाले, जैसे ईमेल एड्रेस में बनाया है इनपुट टाइप के नीचे, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे क्लास यूज़ करो। क्लास का नाम होगा एरर। क्या होगा? और इनके अंदर एक आईडी भी बना दो। इस आईडी का इस्तेमाल हम जावास्क्रिप्ट द्वारा करेंगे, यानी ये जो आईडी है जावास्क्रिप्ट के लिए भी फिलहाल यूज़ होगी, और ये जो क्लास है इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे? CSS के लिए। तो भाई इसकी आईडी में क्या देता हूँ, इसकी आईडी में दे देता हूँ नेम एरर, और इसकी क्लास में क्या दे देता हूँ? एरर। फिर दूसरे वाले डिव में आओ, इसके अंदर भी क्लास क्या दोगे? क्लास सब में सेम होगी, एरर। लेकिन इसकी आईडी क्या होगी? इसकी आईडी होगी ईमेल एरर। क्या होगी? ईमेल एरर। अब आप ER लिख दो, जो मर्जी, वो आपके ऊपर है। फिर इसमें भी आओ, इसमें भी लिखो क्लास का नाम क्या होगा? एरर। और आईडी क्या दे देंगे हम यहाँ पे? ये बात मोबाइल एरर, EROR लिख देता हूँ। और अब तीसरे वाले में हम क्या, इसमें क्या करेंगे हम? कंट्री वाले में जहाँ हमने लिखा सेलेक्ट कंट्री, क्या इसमें हमने कोई डिव नहीं बनाया था? बनाया इसमें भी। और इसमें भी आगे क्या लिखेंगे? क्लास एरर। और इसकी आईडी क्या हो जाएगी? इसकी आईडी हो जाएगी सिलेक्ट एरर या कंट्री एरर, कंट्री एरर, COUNTRY, कंट्री एरर। और हाँ बेटे, हाँ नीचे भी आएगा, यहाँ पे भी आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास बराबर क्या? एरर। और आईडी बराबर क्या? ये बात बहुत बढ़िया, जेंडर एरर। बहुत बढ़िया बच्चे, और सब में आएगा। ये काम करना पड़ेगा। ये सोचो अब कितना काम किसी उसको करना पड़ता है जिसमें डिव है। इसमें नहीं है डिव, इसमें नहीं है एक्स्ट्रा डिव, तो इसे खाली छोड़ देंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और मेरे बच्चे, ये जो आपने जेंडर वाला और हॉबीज वाला जो डिव बनाया है, देखो आपने यहाँ पे 3 डिव यूज़ करें। पहला डिव रो वाला, दूसरा डिव है यहाँ पे रेडियो बटन्स के लिए, और तीसरा डिव है यहाँ पे किसके लिए? एरर्स के लिए। सेम इसी तरह से आपने जो हॉबीज़ का ऑप्शन बनाया, हॉबीज़ वाले में पहले आपने एक डिव बनाया है, फिर आपने चेकबॉक्स के लिए एक दूसरा डिव बनाया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? चेकबॉक्स वाला ऑप्शनल लिस्ट में हमने तीसरा डिव नहीं बनाया, लेकिन जो रेडियो बटन और चेकबॉक्स के लिए हमने डिव बना, उसमें हमें भी एक क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ पे आइए, यहाँ लिखिए क्लास बराबर, यहाँ जो क्लास होगी वो अलग होगी। इस क्लास का काम क्या होगा? इस क्लास का काम ये होगा कि जितने भी रेडियो बटन है उनको क्या कर देगा? सेम लाइन में क्या कर देगा? अगर अभी आप अपना पेज देखोगे तो आपके जो रेडियो बटन्स हैं और आपके जो चेक बॉक्सेस हैं अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, सेम लाइन में आ रहा है? बेटे अलग अलग लाइन में आ रहा है। मेल का अलग आ रहा है, फीमेल का अलग आ रहा है, स्पोर्ट्स का अलग आ रहा है, मूवीज़ का अलग आ रहा है। मैं चाहता हूँ मेल और फीमेल दोनों आमने सामने हो, एक ही लाइन में। हॉबीज़ का ऑप्शन भी आमने सामने हो, एक ही लाइन में। तो वो तो नहीं आ रहे ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसके लिए क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम क्या रख रहा हूँ? फॉर्म इनलाइन। हाँ, इस क्लास के द्वारा मैं इन्हें आगे CSS से क्या कर दूंगा? एक लाइन में कर दूंगा। तो इसको यहाँ से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये लीजिए, आपने यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब हमें इन सारी क्लासेस में काम करना है। क्या करना है? तो हम अब यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एरर वाली क्लास के अंदर काम करेंगे। किसमें? बिल्कुल ठीक है आपने, एरर वाली क्लास के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं
और यहाँ पर आकर हम इस क्लास के अंदर लिखते हैं एरर, सॉरी ERROR एरर। और एरर क्लास के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कलर पास करना है, कोई भी पास कर दीजिए। और एरर के लिए आमतौर पे रेड कलर ही ज़्यादा मुनासिब होता है। और यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है, आपने ये कर दिया। फिर आपका अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि आपने एक क्लास और बनाई है जिसका नाम है फॉर्म इनलाइन। अब फॉर्म इनलाइन में आइए, और फॉर्म इनलाइन में आने के बाद आपका अगला काम क्या है, पहले तो सभी रेडियो बटन चेकबॉक्स को आप क्या करो, एक बॉर्डर के अंदर घेर लो, एक बॉर्डर के अंदर कैद कर दो। क्या कर दो, इन सबको एक बॉर्डर के अंदर कैद कर दीजिए, पहला काम। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, बॉर्डर्स में आने के बाद सबके बीच में क्या दे दीजिए, पैडिंग कर दीजिए। फिर तीसरा काम क्या कर दीजिए, जो बॉर्डर आप दे रहे हो उसका रेडियस क्या कर दो, उसके कॉर्नर्स को बैंड कर दो, किससे, बॉर्डर रेडियस से। तो ज़रा अब देखो अब तुम्हारे पास आउटपुट कैसा आएगा। हैव अ लुक गाइस, क्या एक बॉर्डर आगे बना हुआ, क्या उस बॉर्डर के अंदर कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं, 2 पिक्सल राउंड हुए, बहुत मामूली से। और अब आपका अगला काम क्या है मेरे बच्चे, आपका अगला काम ये है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। 2-4 बच्चों की आंखों में थोड़ी सी नींद झलकने लगी है, वो कह रहे हैं सर आज तो राम राम जी हो जाएगा हमारा, तो आज बड़ा ख़तरनाक काम करवा रहे हो इसका मतलब आप। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फॉर्म के अंदर, जो मेरी क्लास है फॉर्म इनलाइन वाली, उसमें एक है लेबल और एक है इनपुट, इन पे हमें CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। किस पे, जिस क्लास का नाम फॉर्म इनलाइन है उसके लेबल और इनपुट में CSS प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करनी है। तो क्या इम्प्लीमेंट करनी है भाई CSS प्रॉपर्टी, पहले तो मुझे करना है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी में लिखूंगा इनलाइन ब्लॉक के सारे एक ही लाइन में आए, प्लस सबके बीच में विड्थ और हाइट वगैरह भी इस्तेमाल की जा सके। तो ऑटो लिखूंगा, ऑटो से क्या होगा, अपना भी फुल विड्थ हो जाएगा। और सबके बीच में नालायकों के बीच में मैं क्या कर दूंगा, एक गैपिंग दे दूंगा पैडिंग से। अब देखो सब में सुलह हो जाएगी, सब आपस में मिलजुल के रहेंगे। अभी तो रह रहे हैं बट अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, अब कमबख्त सारे एक फ्लोर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, हैव अ लुक। तो रिश्तेदारी हो गई सबके अंदर, आप सब एक ही सेक्शन में आ चुके हैं। तो मैं एक काम करता हूँ यार, म्यूजिक वाला हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि वो अलग सा आ रहा है, तो वो हटा देते हैं। जय राम जी की कर दिया हमने, और अब देखते हैं, आई थिंक अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक जो हमने काम करा है वो किसकी मदद से करा है, वो हमने करा है CSS की मदद से। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो मैं अभी आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोपार्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ है, ना अभी हो पाएगा, हमें अगली क्लास की ज़रूरत पड़ेगी इस काम को पूरा करने के लिए। तो आप करना चाहेंगे या नहीं इस काम को पूरा, या आपके लिए, या मैंने आपके लिए इतना कर दिया काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में टाइम पे भी तो आना पड़ता है, वो कब आओगे। अरे भाई मैं सबके लिए बोलता हूँ, किसी एक के लिए नहीं। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले लिसन गाइस। तो बच्चों मैं इसमें जावास्क्रिप्ट का पोर्शन शुरू करता हूँ, और जावास्क्रिप्ट का पोर्शन शुरू करने से लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है। लिसन गाइस, सबसे पहले एक काम करना है आपको, वो क्या कि आपको जाना पड़ेगा फॉर्म टैग में, और फॉर्म टैग में आपने एक लाइन खाली छोड़ रखी है। कौन सी लाइन खाली छोड़ रखी है आपने, ऑन सबमिट वाली लाइन। हाँ, वहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लिख रखा है क्या, ऑन सबमिट, लेकिन यहाँ पे किसी फंक्शन का नाम नहीं है या नहीं। तो बेटे यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया कैसे जाता है वो सुन लो सारे, समझ लो सारे। पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक कीवर्ड जिसका नाम क्या है, रिटर्न। ये ऑन सबमिट में हमेशा पहले रिटर्न लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नाम। और मैं अपने फंक्शन का नाम क्या दूंगा आगे चल के, उसका नाम मैं लिख रहा हूँ
वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म। यानी अब मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाके इस नाम से फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा, वैलिडेट फॉर्म। जैसे यूज़र सबमिट नाम के बटन पर क्लिक करेगा, बिल्कुल जैसे यूज़र सबमिट नाम के बटन पर क्लिक करेगा ये इवेंट जनरेट होगा, कौन सा, ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट में इसमें काम होगा जब इसमें जाके सारे काम, बिल्कुल जब इसमें जाके सारे काम हो जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न होगी, क्या होगी, और इन्फॉर्मेशन रिटर्न होके कहाँ पे जाएगी, जो एक्शन नाम के अंदर हम सर्वर का पेज देंगे, जो एक्शन नाम के अंदर हम सर्वर का पेज देंगे उस पे जाएगी। लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है तो हम बस ये लाइन ज़रूर लिखेंगे, हमें इसे छोड़ देना है। आप चाहे यहाँ से एक्शन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबमिट में लिखने का काम, ऑन सबमिट में हमेशा कैसे लिखा जाएगा, पहले रिटर्न लिखा जाएगा, फिर रिटर्न के बाद आपके फंक्शन की कॉलिंग लिखी जाएगी। कोई भी फंक्शन बना रहा हो विकास, उस फंक्शन का नाम आपको रिटर्न के बाद ही लिखना है, क्या, उसका नाम आपको रिटर्न के बाद ही लिखना है, ये कंफर्म है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे कोई भी पर्सन, ठीक है। तो देन इसके बाद हम चलते हैं HTML कोड में। यार ऑडियो बंद कर लो आप लोग अपनी। चलिए जी, यहाँ पर होने के बाद स्टाइल के नीचे आते हैं, और स्टाइल के नीचे आके हम किसका पार्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट का। और स्क्रिप्ट के अंदर हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा, वैलिडेट फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन का नाम है वैलिडेट फॉर्म, FORM फॉर्म, बिल्कुल सही। मैं इस पर अलर्ट जनरेट करवा के देख लेता हूँ क्या ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ भी XYZ ने डेटा डाल दिया, सेव करा, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र, क्लिक करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या इस पर कोई अलर्ट आता है या नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है अलर्ट, ये काम कर रहा है। अब आते हैं हम अपने कोड पे, पहले इसे बंद करो, इससे बंद करो, यहाँ आओ,